तो हाँ जी, कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। रिवाइज कर रहे होंगे आप चीज़ों का। रोज़ आपको 2 या 3 क्लासेस चैनल पे देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा आप, ऐसा तो नहीं है कोई और चैनल नहीं देखते होंगे, एंड इसके अलावा आप ऑफलाइन भी जाते ही होंगे मैक्सिमम बच्चे। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा लिखने से जॉब नहीं लगेगी। कम लिखो बट उसे बेहतर तरीके से समझो एंड उसको उसी दिन याद कर दो जितना जिस दिन लिखते हैं। अगर आप लिखने वाले स्टूडेंट बनते ओनली ऑन नोट्स बनाने वाले एंड फोटो शेयर करने वाले, तो बात नहीं बनेगी। आपको जो लिख दिया है वो आपको याद भी करना पड़ेगा, एंड अगर आप याद करते हैं साथ साथ तो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज एक और उत्तराखंड की क्लास लेके आए हैं। लास्ट क्लासेस में हमने उत्तराखंड की 2 महत्वपूर्ण यात्राएं देखी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड नंदा देवी राजजात यात्रा। मेक श्योर कि आपको वो दोनों यात्राएं याद हो गई है। क्या आपको वो चीज़ें याद हो गई है कि पातर नचौड़ी का दूसरा नाम क्या है? क्या आपको वो चीज़ें याद हो गई है कि इस यात्रा को गोरखाओं द्वारा बंद कब कर दिया गया था? क्या आपको ये याद हो गया है जैन धर्म में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? तो कुछ क्वेश्चन क्या आपको याद हो गया है? पंचपाल दरोगा क्या थे? तो बोलने का मतलब ये है, अगर पुराना याद नहीं हुआ है तो नया लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज उत्तराखंड की कुछ और यात्राएं हम लेके आए हैं, जो छोटी मोटी यात्रा है इनको भी कवर अप करेंगे। देन आपका उत्तराखंड का ये कल्चर वाला टॉपिक एंड ये यात्राएं एंड मेले वाला टॉपिक छूटा था, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ना होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लासेस में हमको क्या पढ़ना है वो बातें हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ यात्राएं हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की। अन्य प्रमुख यात्राएं, अन्य प्रमुख यात्राएं हम पढ़ रहे हैं। यात्राएं या यात्रा आप जो भी बोलो, और यहाँ से उत्तराखंड के एग्जाम में लगभग हमेशा एक क्वेश्चन तो टपक जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस, ज़्यादा ना बोलते हुए। पहली यात्रा आज की, इससे पहले 2 यात्रा हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज की जो पहली यात्रा है वो है खतलिंग रुद्रादेव यात्रा। सब लोगों ने सुना है भाई, ये ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने नहीं सुना है खतलिंग रुद्रादेव यात्रा। बट क्या है, सबने सुना है, सबने पढ़ा है, बट क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बनता है हमारे लिए कि नोट्स बनाने तो प्रॉपर सभी एक सामने मिल जाएगा, हमें तो रिवाइज करने में मौका मिलेगा। खासकर मैं तो उन बच्चों को बोलता हूँ जिन्होंने अभी इधर उधर कहीं नहीं छुक कहीं नहीं पढ़ा है। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, एक बार चैनल से जुड़ो और पहली वाली वीडियो से लेकर अभी तक की जितनी भी क्लासेस अपलोडेड कर चुकी है, लाइन वाइज से उनके नोट्स बना लीजिएगा, एंड आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन स्वयं हो जाएगा जितनी बातें आपको लिखाई गई है अगर वो आपने याद कर ली तो। और अभी तो जीएस वगैरह में बहुत पीछे हूँ मैं, बस पॉलिटी करवाई है और सब्जेक्ट नहीं करवाए हैं। शायद से कल परसों से आपको अब नया सब्जेक्ट दिखेगा जीएस में। कुछ दिन तक उत्तराखंड रोक देंगे क्योंकि 8-10 दिन से लगातार उत्तराखंड की क्लासेस आ रही है, जीएस की क्लासेस नहीं आई है। तो खतलिंग रुद्रादेव यात्रा, इस यात्रा के लिए क्या पॉइंट आता है? पहला पॉइंट आता है, इसको उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा भी कहते हैं। उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किस यात्रा को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा कहा जाता है खतलिंग रुद्रादेव यात्रा को। यह फैक्ट आपको याद रखना है। यह यात्रा का जो आयोजन होता है मुख्य रूप से टिहरी वाले पोर्शन में इस यात्रा का आयोजन होता है, और इस यात्रा का जो आयोजन होता है सितंबर के महीने में लगभग आयोजन होता है। तो इतने ही फैक्ट इसके देखने के लिए मिलते हैं कि उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा कब एंड कहाँ आयोजित की जाती है वो मैंने आपको बता दी है। ये यात्रा ऐसी है कि प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है। एवरी ईयर वाली ये यात्रा देखने के लिए हमको मिलती है। तो कुछ फैक्ट नहीं है। खतलिंग रुद्रादेव यात्रा उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा है, टिहरी में आयोजित की जाती है। लगभग सितंबर माह में हर साल आपको इस यात्रा को देखने का मौका मिलता है। तो इतनी बात आपको पता ही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं उन चीज़ों को पढ़ते हैं। आज की दूसरी यात्रा हम लिखने वाले हैं। दूसरी यात्रा का नाम लिखेंगे पवाली काठा यात्रा। दूसरी यात्रा का नाम क्या बोला मैंने दोस्त? पवाली काठा यात्रा। पवाली काठा बुग्याल का नाम भी है, आपने देखा होगा। वही बुग्याल से यात्रा शुरू होती है और लगभग ये यात्रा के देखने के लिए मिलता है 29 किलोमीटर की ये यात्रा है।
पमाली काठा यात्रा का अगर नाम देखने के लिए मिलेगा तो ये यात्रा लगभग 29 किलोमीटर की यात्रा देखने के लिए मिलती है। अगस्त सितंबर में ये यात्रा देखने के लिए मिलती है। अगस्त एंड सितंबर में हर साल ये यात्रा देखने के लिए मिलती है। एंड इस यात्रा को चलाने के लिए बीच में कुछ बुग्याल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे माटिया बुग्याल, जैसे पमाली काठा बुग्याल, जैसे त्रिजुगी नारायण एंड फाइनल इनका जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है केदारनाथ। तो ये इस यात्रा का सीक्वेंस है। ठीक है, हमने क्या बोला, जो ये पमाली काठा यात्रा है ना, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पमाली काठा केदार यात्रा। पमाली काठा केदार यात्रा भी इसे आप कह सकते हैं। अगस्त से सितंबर तक आयोजित की जाती है और इस यात्रा के बीच में जो बुग्याल आते हैं, माट्या बुग्याल, पमाली काठा बुग्याल, त्रिजुगी नारायण मंदिर तो आप सब लोगों को पता है, एंड फाइनल इनका डेस्टिनेशन क्या होता है, केदारनाथ। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा है, 29 किलोमीटर की यात्रा है। कौन कौन से बुग्याल पमाली काठा केदार यात्रा के बीच में पड़ते हैं, कौन सा मंदिर पमाली काठा केदार यात्रा के मध्य में पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखें। त्रिजुगी नारायण मंदिर तो लास्ट 1-2 साल में फेमस तो पहले से ही था, ये धार्मिक स्थल, मान्यताएं तो इनकी पहले से ही थी, मगर आप देख रहे होंगे कि लास्ट 1-2 साल से ये जो धार्मिक स्थल है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फेमस हो गए हैं। और कल परसों आपने स्पीच भी सुना होगा धामी जी का, जब वो कोटद्वार की यात्रा पे आए थे कि मैरिज डेस्टिनेशन हम उत्तराखंड को घोषित करने वाले हैं। बहुत सारे मंदिरों की चिन्हित किया गया है जिसको एज ए मैरिज डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक नई यात्रा हम देखने की कोशिश करते हैं जिसको हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में, वारुणी पंचकोसी यात्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद आपने करना है, वारुणी पंचकोसी यात्रा। ठीक है, तीसरी यात्रा मेरे दोस्तों, आपने ये यात्राएं पहले भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आपने ये यात्राएं पहले नहीं पढ़ी है। सर ये हमको आती है तो क्यों पढ़ा रहे हो, मुद्दा ये है भाई मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ कि आपने ये यात्राएं पहले भी पढ़ी है और ये हमारे एग्जाम में बार बार आती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमने पढ़ी भी होती है, छोटी मोटी चीज़ें गलत हो जाती है। एंड खासकर वो बच्चे जो अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने तो नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो मुझे प्रॉपरली पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा वारुणी पंचकोसी यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो भाई उत्तरकाशी में किया जाता है, यूपी में किया जाता है। वारुणी पर्वत जो है ये वरुणावत पर्वत का परिक्रमा इसमें किया जाता है। और हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि उत्तरकाशी कौन से पर्वत की तलहटी पे है, वरुणावत पर्वत की ही तलहटी पे है। इसमें से एक और क्वेश्चन आ जाता है कितने किलोमीटर की ये यात्रा होती है, तो लगभग 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। एंड इस यात्रा में जो दर्शनार्थी या जो तीर्थ यात्री होते हैं वो श्रद्धालु पहले नीचे आते हैं मार्केट में, एंड जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी में स्नान किया जाता है। एंड भागीरथी नदी में स्नान करने के बाद ऊपर वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करके स्वामी विश्वनाथ मंदिर में इस यात्रा का समापन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस यात्रा के लिए स्नान किया जाता है, या इस यात्रा का जो स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है, भागीरथी में। इस यात्रा का जो स्टार्टिंग होता है वो कैसे होता है भाई, भागीरथी में स्नान करके शुरू होती है यात्रा। यात्री यहाँ पे स्नान करते हैं एंड उसके बाद वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करके विश्वनाथ मंदिर में यात्रा क्या होती है, समाप्त होती है। ये यात्रा कहाँ पे जाती है, विश्वनाथ मंदिर में। बाकी आप लोगों को पता है भाई विश्वनाथ मंदिर का है, वरुणावत पर्वत का है, ये बातें हमको पहले से ही पता थी, बट हमने ये भी याद कर लिया वारुणी पंचकोसी यात्रा कितने किलोमीटर की है भाई, 15 किलोमीटर की ये यात्रा है। और ये एग्जाम में पूछे जाने वाली यात्राएं हैं, आप लोगों को पता भी होगा ये यात्राएं पूछी जाती है। प्रॉपरली एक नोट्स बनाइएगा। ठीक है, देखो नौकरी लगने का एक रीज़न क्या है, न लगने का एक रीज़न क्या है कि बच्चों ने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं, जिससे नौकरी लगती है वो डाटा कलेक्ट नहीं किया है, छुक छुक करके इधर उधर से पढ़ रखा है, थोड़ा ऑफलाइन थोड़ा ऑनलाइन, थोड़ा इस टीचर थोड़ा उस टीचर, थोड़ा ये चैनल थोड़ा वो चैनल, अब बातें नहीं बनी है। एक बार आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफलाइन पढ़िएगा, ऑफलाइन तो बहुत बेहतर है। ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, ये इसलिए ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है। आप दिल्ली देहरादून जहां भी पढ़ते हैं, हल्द्वानी, आपको
टीचर से पूछना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टीचर से पूछते नहीं है, भाई तुम महीने के 1500 रुपये किस बात के दे रहे हो, महीने के 1000 रुपये किस बात के दे रहे हो। वो टीचर जब आके पढ़ा रहा है आपको और आपको डाउट हो रहा है, आप पूछ नहीं रहे हो, तो टीचर की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप पूछ नहीं रहे हो। ये आपका अधिकार है कि टीचर अगर आपको समझा नहीं पा रहा है, टीचर अगर आपको कुछ बता रहा है और आपका मन में कोई डाउट आ गया है, तो टीचर की जिम्मेदारी है वो डाउट क्लियर करना। बट आपकी जिम्मेदारी है टीचर को बताना कि सर ये कैसे, हाउ, ये समझो, है ना। ऐसे नहीं कि टीचर आ रहा है कुछ भी लिखा रहा है, तुम भी आ रहे हो कुछ भी लिख रहे हो, घर चले जा रहे हो। ये बातें गलत है, समझो इन बातों को अगर असल मायनों में नौकरी करनी है तो। ओके, तो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, उन नोट्स को समझेंगे, याद करेंगे एंड तैयारी में 4 चांद लगेंगे और आगे फॉर्म आएंगे तो निकल भी जाएंगे। देखिएगा, हमने कुछ छोटी मोटी यात्राएं पढ़ी है, आगे नेक्स्ट यात्रा का नाम लिखेंगे आप द्योरा यात्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये बातें याद रखनी है। कौन सी यात्रा बोला मैंने, चौथी यात्रा द्योरा यात्रा। द्योरा यात्रा से संबंधित एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, हमारे गढ़वाल में कई बार जो द्यार या ड्योर या द्यारा ऐसा शब्द आंगन के लिए, घर के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, कई बार जैसे हम घर पे हैं एंड मम्मी जा सके गौशाला में, गौशाला थोड़ा दूर होता है घर से हमारे यहाँ मेरे गांव में, एंड तब तक मैं घर पे था और मेरी बहन भी घर पे थी। मेरी बहन किधर चले गई और मैं कहीं और चले गया, पापा शाम को घूमने चले गए और घर बंद कर दिया हमने। मम्मी जब गौशाला से आई तो घर के दरवाजे देखे पूरे के पूरे बंद हो रखे। तो गढ़वाल साइड या गांव में मतलब बुरा माना जाता कि जब आदमी घर पे तो घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, घर के दरवाजे खुले रहने चाहिए कि लगे भाई कोई घर में, ऐसे नहीं कि 24 घंटे घर पे ताला और कुंडी लगा रखी से नेगेटिव साइन माना जाता है। तो मम्मी डांटती थी कि ड्यारुम कोई नीच कग्गी सबका सब लोग ड्यारुम रहना चढ़ो, ड्यारा का द्वार खुला रहना चढ़ना चाहिए। मतलब ड्यार शब्द जो है ना, ये द्योरा शब्द, ड्यारा शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है घर के लिए। तो द्योरा यात्रा मैंने लिख दिया, पर ये ड्योरा यात्रा भी मिलेगा, वो एक ही बात है। तो द्योरा या ड्यारा शब्द का अर्थ नॉर्मली किससे लिया जाता है, इसका शब्द का अर्थ लिया जाता है घर से, ठीक है। पर बेसिकली इस यात्रा का आयोजन किधर साइड शुरुआत मानी जाती है, पिथौरागढ़ में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इस यात्रा में जो यात्री होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 1.5 साल तक, ठीक है, 1 2 3 महीने की बात नहीं है, पूरे 1.5 साल तक घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मान्यता प्राप्त है। इस यात्रा में यात्री नंगे पांव ही घूमते हैं, नंगे पांव चलते हैं एंड ओनली ऑन, जब वहाँ पर विश्राम करते हैं, रात्रि को रुकते हैं, धार्मिक स्थानों पर ही रुकते हैं। धार्मिक स्थान बोले तो कौन सा धार्मिक स्थान में रुकेंगे भाई, मंदिरों में ही तो रुकेंगे। बस द्योरा यात्रा ऐसी होती है कि पिथौरागढ़, मेनली इसका आंसर हमें किताबों में मिलता है, एंड पिथौरागढ़ साइड से ये यात्री माँ की डोली लेके और निकल जाते हैं पैदल 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 पैदल, जैसे कांवड़ यात्री नहीं निकलते, लाइक दैट, उसी टाइप का। एंड ये ना घर ही नहीं जाते 1.5 साल तक कंटिन्यूसली, इधर से उधर। जिस गाँव में रात को देर हो गई वही गाँव के लोग इनको आशीर्वाद वगैरह, खाना पीना वगैरह देते हैं, सॉरी मतलब वही गांव के लोग इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था एंड सब कुछ देखते हैं। और ये क्या होता है ना, इस यात्रा का सीक्वेंस या महत्व क्या है कि नेचुरली नॉर्मली हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद में, एंड वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं, यही तो करते हैं। धार्मिक स्थलों पे हम जाते हैं कि भगवान ऐसा कर देना, भगवान वैसा कर देना। और यहाँ पे जो माता की डोली है या जो भी भगवान का स्वरूप है, वो तीर्थ यात्री खुद निकलते हैं और घर घर जाके आशीर्वाद देते हैं। तभी इसको बोला गया द्योरा यात्रा। मतलब हमने क्या बोला, वो 1.5 साल तक घूमते रहते इधर से उधर, तो गांव गांव में जाते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और वहाँ पे लोगों के घर घर जाके लोगों को आशीर्वाद देते 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 आगे आगे बढ़ते हैं। नेचुरली क्या होता है, हम भगवान के पास जाते हैं, बट यहाँ पे भगवान का स्वरूप खुद हमारे घर पे आ रहा है और आशीर्वाद देते देते आगे बढ़ रहा है। तो द्योरा यात्रा, घर घर जाने वाला यात्रा या घर घर को जोड़ने वाली यात्रा, इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो याद रखेगा, द्योरा यात्रा। नंगे पाँव 1.5 साल तक इसमें यात्री यात्रा करते रहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और धार्मिक स्थलों में ही वो लोग अपना क्या करते हैं, धार्मिक स्थलों में वो लोग अपना निवास वगैरह करते हैं। तो ये थी कुछ यात्रा आपके पास।
अगली यात्रा अगर हम देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो है आपके पास कंडाली महोत्सव। कंडाली महोत्सव भी आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। सारे उत्सव महोत्सव मैक्सिमम पिथौरागढ़ में देखने के लिए मिलेंगे। इसी को किरजी महोत्सव भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये यात्रा, ये महोत्सव 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। इस महोत्सव के पीछे दो दो कहानियां प्रचलित है, मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता तो ये भी है कि लद्दाख के राजा जोरावर सिंह थे कोई, जोरावर सिंह ने इस क्षेत्र पे अटैक किया था उनकी सेना ने, और वो कंडाली एक घास होती है, बिच्छू घास टाइप की हमारे पहाड़ों में, वो आदमी पे लगती तो बहुत करंट टाइप का झंझन 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 लगता है। ठीक है, तो वहाँ उनकी सेना छुपी रहती थी कंडालियों के पीछे, और अचानक आती थी एंड लोगों पे हमला करती थी, लोगों को फुल खून खराबा कर देती थी, बहुत नुकसान हो जाता था, और खुद उस कंडाली में छुप जाती थी जहाँ लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ लोग हैं, क्योंकि कंडाली तो लोगों पे लगती थी, लोग वहाँ जाते नहीं थे। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े टाइप का कुछ पहना रहता होगा, उन पे वो लगती नहीं थी। तो इसीलिए वहाँ के लोग जब भी कंडाली महोत्सव मनाते हैं, आपने इमेज वगैरह देखे होंगे इंटरनेट में, वहाँ की महिलाएं जाती है और दरांती से उस पूरी कंडाली को काट देती है, उसको नहीं होने देते कि ये नेगेटिव है, इसी कंडाली की वजह से हमारे पूर्वजों की कभी ना कभी जाने गई थी। एंड एक कहानी ये भी प्रचलित है कि एक महिला थी और उनके बच्चे ने कंडाली का बीज खा दिया था, एंड उस कंडाली के बीज से उस बच्चे की डेथ हो गई थी, और फिर उन्होंने वहाँ की महिलाओं को ये बताया या श्राप दिया, समथिंग ऐसी कुछ कहानियाँ हैं कि इस कंडाली को कभी दोबारा होने मत देना इधर। तो वहाँ की महिलाएं इस कंडाली को देखते ही क्या कर देती है, काट देती है ना। थोड़ा बहुत गलती हो गई होगी कहानी में इधर उधर, तो माफ़ करना, बट मेन मकसद आपका पेपर निकालना है, नोट की कहानी सुनना, तो आप इन चीज़ों को याद करें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट में फैक्ट बन सकता है। तो कंडाली महोत्सव, किरजी महोत्सव बेसिकली कहाँ आयोजित किया जाता है, ये भी पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। पिथौरागढ़ में इसमें मेनली कौन सी जनजाति भाग ले रही है, तो आपको पता है पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति का कौन सा टाइप रहता है, शौका जनजाति। तो बेसिकली इसमें शौका जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो कंडाली महोत्सव मनाया जाता है ये कौन सी घाटी में मनाया जाता है, तो चौदास घाटी होगी पिथौरागढ़ में, चौदास घाटी में ये महोत्सव मनाया जाता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाएगा कि चौदास घाटी कहाँ है, चौदास घाटी आपकी पिथौरागढ़ में। इसके अलावा मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, जब यहाँ पे जोरावर सिंह लद्दाख की सेना ने आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना लद्दाख की सेना ने आक्रमण कब किया था, 1841 में लद्दाख की सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया था। लद्दाख की सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया था, सेना ने आक्रमण किया था। कब किया था भाई, 1841 में। और किसकी सेना थी वो, लद्दाख के जोरावर सिंह की सेना थी। जोरावर सिंह की सेना ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ फैक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। जितनी जानकारी हमें थी वो जानकारी हमने आपसे शेयर कर ली है। आप भी इन सभी पॉइंट्स को मेरे दोस्तों याद करिएगा, एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत महत्वपूर्णता के साथ आपको ये चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। आगे अगर हम बढ़ेंगे, एक यात्रा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इस यात्रा को बोलते हैं अस्कोट अराकोट यात्रा। भाई ये यात्रा आप सब लोगों ने सुनी है, ये यात्रा आप सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी है, ये यात्राएं याद करनी है। अस्कोट बेसिकली कहाँ पड़ता है भाई, अस्कोट बेसिकली पिथौरागढ़ में, एंड अराकोट कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तराखंड का मैप आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली ये यात्रा हो रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं को गढ़वाल को जोड़ने वाली ये यात्रा हो रही है, एक पॉइंट को जोड़ने की यात्रा हो रही है। इस यात्रा का जो उद्देश्य, इस यात्रा का जो लक्ष्य, इस यात्रा का जो ध्येय वाक्य है, यही है अपने गाँवों को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। क्योंकि आजकल आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनके मम्मी पापा दादा दादी गांव में रहते हैं, अब तुम लोग बॉर्न शहरों में हुए हैं और तुमको एक्चुअल पता भी नहीं है तुम्हारा गांव किधर है, गांव में कितनी ज़मीन है, कितनी खेती बाड़ी है। कई ऐसे होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं।
तो ये यात्रा इसी से कनेक्टेड है कि अपने गाँव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। और मैंने बहुत बार अपने चैनल के माध्यम से बोला भी है कि वाकई में हमको अपने रूट्स पता होनी चाहिए, हमारी जड़ हमें पता होनी चाहिए, हमारे गाँव कहाँ है, हमारी संस्कृति क्या, हमारे कल्चर क्या, हम कहाँ से पैदा हुए, किधर आए हैं, कहाँ हमारा मूल रूप से गाँव है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अस्कोट अराकोट यात्रा, इस यात्रा के बारे में हम क्या देख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा का जो आयोजन है, पहली बार इस यात्रा का जो आयोजन होगा, पहली बार कभी न कभी आयोजन होगा, और वो 1974 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। अस्कोट अराकोट है, किसके द्वारा किया गया था? तो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कराती है। उस संस्था का नाम है पहाड़ संस्था। इन पहाड़ संस्था ने इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर कही जाती है। और ये पहाड़ संस्था खुद कहाँ की है? ये पहाड़ संस्था नैनीताल की है। एंड इस पहाड़ संस्था के ऑनर कौन है, किसने ये बनाई है? तो ये पहाड़ संस्था बनाई है शेखर पाठक ने। और मेरे दोस्त, ये शेखर पाठक ऐसी फेमस पर्सनालिटी है उत्तराखंड की, लगभग हर पेपर में शेखर पाठक से संबंधित कुछ ना कुछ पेपर में आ जाता है, बड़ी फेमस पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, अस्कोट अराकोट यात्रा का स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? तो हम शेखर पाठक कर सकते हैं। बेसिकली सही आंसर तो क्या करना पड़ेगा? पहाड़ संस्था। अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछेगी तो पहाड़ संस्था, और पर्सनल व्यक्ति पूछेंगे तो किसको इसका श्रेय जाता है? शेखर पाठक जी को इसका श्रेय जाता है। अस्कोट से लेके अराकोट तक ये यात्रा होती है। ये बातें मैंने आपको बता दी। 25 मई से लेके 7 जुलाई तक, 25 मई से लेके 7 जुलाई तक 2014 में अंतिम बार इस यात्रा का आयोजन किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने मुझसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, अगर आपने मुझसे नंदा देवी राज जात यात्रा, कुंभ का मेला पढ़ा होगा, तो मैंने इतनी चीज़ें वहाँ पे भी लिखाई होंगी कि इनका अंतिम बार आयोजन कब किया गया था। जैसे नंदा देवी राज जात यात्रा भी 12-12 सालों में होता है, कुंभ का मेला भी 12 वर्षों में होता है, और जो ये अस्कोट अराकोट यात्रा है ये भी प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, हर साल नहीं होता है। तो 74 में शुरू हुआ था, तो फिर 84 में हुआ होगा, फिर 94 में हुआ होगा, फिर 2004 में हुआ होगा, फिर 2014 में हुआ है। एंड अब आगे फ्यूचर में अगेन इस यात्रा का आयोजन कब होगा? 2014 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2024। तो मतलब इस साल भी इस यात्रा का आयोजन होगा 2-3-4 महीनों बाद। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये यात्रा ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने वर्षों में होती है, पहली बार कब हुई थी, आखिरी बार कब हुई थी, फ्यूचर में कब होगी, कौन करवाता है, कौन कहाँ ये संस्था है, कौन व्यक्ति का नाम है, A to Z आपको लिखाई गई चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आती है एग्ज़ाम में। एंड एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको लिखना है सर और कुछ बातें बताइए, तो मैं ये बता सकता हूँ 1150 किलोमीटर की यह यात्रा है। लगभग इस यात्रा में कुल 45 दिन भी लग जाते हैं, 45 से 50 दिन यात्रा में लग जाते हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? कोई भी यात्रा होती है, कोई उद्देश्य उसका होगा। और मेरे दोस्त, उद्देश्य क्या है? अपने गाँवों को तुम जानो, अपने गाँवों को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। बड़ा अच्छा है भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो समझ में आ रही बात है? अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना कि हाँ भाई हमें चीज़ें समझ में आई है। तो ये आज हमने कम से कम 5 या 6 उत्तराखंड की छोटी मोटी यात्राओं पे चर्चा करी। भले आपको इन यात्राओं के बारे में पता था, बट एक बार आप अब किताब के भरोसे नहीं है, अब आप अपने नोट्स के भरोसे आपने उन सबको नोट कर लिया होगा। और जब भी एग्ज़ाम में हमको रिवाइज करने का मौका मिलेगा एग्ज़ाम से पहले, अब हम किताबें नहीं पकड़ेंगे लोगों की, हम अपने नोट्स पकड़ेंगे और अपने नोट्स से रिवाइज करेंगे। देखना चीज़ें कितनी जल्दी याद होगी। तो हमने खुद की मेहनत से ना ये नोट्स बनाए हैं, हमने लोगों की किताबों पे भरोसा नहीं करा। हमने मीन्स कि किताब जिसने लिखी होगी मेहनत उसने कर दी, और आप किताब लेके, किताब से रिवाइज नहीं होता, किताब से नोट्स बनाए और फिर नोट्स से रिवाइज करना है ना। तो किताबें आपने पढ़ ली है, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, और नोट्स खुद के बनाओ, लोगों से नोट्स मांगने नहीं है, पेड नोट्स खरीदने नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिजी रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो खरीद भी सकते हैं यार, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लिखने का मौका नहीं मिलता।
मगर जो फ्री है, जो 101% बिल्कुल तैयारी ही कर रहा है, प्रॉपर घर वाले पैसा एंड टाइम दे रहे हैं, तो आपको तो अपने नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए। ओके, एक दो छोटी मोटी और यात्राओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लिख सकते हैं छिपला केदार यात्रा। छिपला केदार यात्रा के बारे में भी आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या बोला हमने? हमने बोला छिपला केदार यात्रा, ये भी आप लिख लीजिएगा। छिपला केदार यात्रा का आयोजन भी कहाँ होता है भाई? पिथौरागढ़ में होता है। बेसिकली इस यात्रा का जो आयोजन होता है वो 3 साल में होता है। ध्यान रखना, 3 साल में होने वाले मेले भी मैंने आपको लिखाए हैं, इम्पॉर्टेंट करके वो याद करना। और इस यात्रा की जो लंबाई हमको देखने के लिए मिलती है 25 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। और इस यात्रा में कुंड भी देखने के लिए मिलता है। द नेम इज छिपला कुंड। बहुत मुश्किल ट्रैक है छिपला केदार का, बहुत मुश्किल और कठिन ट्रैक है छिपला केदार का। ठीक है, मेरे को जहाँ तक जानकारी लग रही है धारचूला जो तहसील है उधर ही छिपला केदार पड़ता है ना, तो ध्यान में रखना। और इसको ना अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। अगर ध्यान रखना होगा, आपको याद रखना होगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, निम्न में से किस यात्रा को अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं? तो छिपला केदार को ही अर्ध कैलाश यात्रा के नाम से जाना जाता है। बड़ी रोचक एंड बड़ी फेमस कहानियां हैं। 5-6 भाइयों का सबसे छोटा भाई होता था छिपला, एंड इसकी भाभियाँ इसको बहुत पसंद करती थी, प्यार करती थी, जो कि इसके बड़े भाइयों को पसंद नहीं था। ऐसी कहानियाँ इसके देखने के लिए मिलती है। तो वो इसको घर से भगाना चाह रहे होते हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिशें करी थी इसको घर से भगाने की। एट द एंड वो यहाँ पहुँचा था छिपला केदार साइड में, तो उसी की याद में ये यात्रा ऑर्गेनाइज होती है, छिपला केदार यात्रा। छिपला केदार यात्रा को अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं। कब कब आयोजित होती है? 3 साल में कितने किलोमीटर, ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो जो भी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं वो आपने नोट कर ली होगी। मेक श्योर कि आप क्लास ख़त्म होने के बाद आप मोबाइल बंद करके उनका एक बार रिवाइज करोगे, एंड फिर जो भी चीज़ आपको देखनी होगी रील्स वील्स देखना। ठीक है, तो एक लास्ट क्लास बच गई इसमें, वो नेक्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कल ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका सभी यात्राएं ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट 2 क्लासेस यात्राओं से रिलेटेड और दे दी है। एक ये हो गई है, एक और आएगी, फिर यात्राएं फिनिश। ठीक है, फिर हम उत्तराखंड को एक हफ्ता तक, कुछ ना कुछ हफ्ता 10 दिन तक स्टॉप करेंगे। एंड 10 दिन क्लासेस में आपको जीके की दूंगा, फिर जीके पढ़ेंगे ना। एक दिन में 5 क्लासेस अपलोड करना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। अब उत्तराखंड अपलोड करूंगा तो जीएस नहीं कर पाऊंगा, जीएस करूंगा तो हिंदी नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो बहुत दिनों से उत्तराखंड कंटिन्यूसली आ रही है, तो उत्तराखंड को थोड़ा स्टॉप करेंगे, जीएस एंड हिंदी पे फोकस करेंगे। बट आपको इन चीज़ों को रिवाइज भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।